नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों का आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। खास तौर पर जो यूपीएससी, सीजीपीएससी और एमपीपीएससी पर फोकस कर रहे हैं। नमस्कार। आज हम 10 और 11 नवंबर 2025 के कुछ अहम समाचारों पर नजर डालेंगे और हमारा मकसद है इन पर आधारित कुछ एमसीक्यूज के जरिए गहराई में जाना। बिल्कुल, मतलब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि जवाब के पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट समझना। सही कहा, परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के अखबारों में क्या खास है। पहला सवाल बिहार की अर्थव्यवस्था पर है। एक संपादकीय आया था, बिहार नीड्स न्यू डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज नॉट रेवडीज करके। सवाल उसी पर आधारित है। तो ये 3 कथन है बिहार के आर्थिक विकास पर, ध्यान दीजिएगा। एक, पहला कि सड़कें और बिजली मतलब बुनियादी ढांचा काफी सुधरा है, पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय पीसीआई अभी भी सबसे कम है। दूसरा पशुधन क्षेत्र जैसे सुधा सहकारी समिति वाला, उसका योगदान कृषि उत्पादन मूल्य में अब काफी ज्यादा है पहले से। और तीसरा कि शाही लीची, मखाना मतलब जीआई टैग वाली जो फसलें हैं उन्हें बढ़ावा देना एक अहम रणनीति बताई गई है। तो सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन कौन से सही हैं। विकल्प है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी तीनों यानी 1, 2 और 3। ये सवाल बिहार की मौजूदा आर्थिक स्थिति की कई परतें खोलता है। अगर हम स्रोत देखें मतलब वो संपादकीय, तो उसमें इन तीनों बातों का जिक्र है। देखिए, पहले कथन की बात करें तो संपादकीय मानता है कि हाँ, नीतीश कुमार के समय में कानून व्यवस्था सुधरी, सड़कें बनी, बिजली पहुंची, ये सब हुआ। हाँ, ये तो दिखता भी है। पर वहीं वो ये भी कहता है कि इन सब के बावजूद बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1990-91 में भी सबसे कम थी और आज भी मतलब 2024-25 में भी सबसे नीचे ही है। राष्ट्रीय औसत का सिर्फ 34%। तो ये दिखाता है कि बुनियादी ढांचा अपनी जगह है पर आय बढ़ना वो एक अलग चुनौती है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। अच्छा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और पर कैपिटा इनकम का सीधा कनेक्शन हो ये जरूरी नहीं। ठीक है। और दूसरा कथन सुधा और पशुधन वाला? हाँ, दूसरा कथन संपादकीय में सुधा डेयरी सहकारी की शांत क्रांति का जिक्र है और ये भी बताया गया है कि पिछले 2 दशकों में बिहार के कुल कृषि उत्पादन मूल्य में दूध का जो हिस्सा है वो लगभग 2 गुना हो गया है। तो ये साफ दिखाता है कि पशुधन खासतौर पर संगठित तरीके से जैसे सुधा कर रही है वो राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहा है। तो दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा जीआई टैग वाली फसलें। तीसरा कथन भी संपादकीय के सुझावों से ही निकला है। लेख में आर्थिक नवीनीकरण के लिए 3 स्तंभ बताए गए हैं और उसमें जो तीसरा स्तंभ है वो यही है कि भाई ज्यादा कीमत वाली फसलें उगाओ, जैसे मखाना, शाही लीची जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। इसके पीछे सोच यह है कि इनकी ब्रांडिंग करके, मार्केटिंग करके किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है, कृषि में विविधता आएगी। तो तीसरा कथन भी सही है। तो इसका मतलब हुआ कि तीनों ही कथन सही हैं, यानी सही विकल्प है डी 1, 2 और 3। ये विश्लेषण तो दिखाता है कि बिहार के लिए चुनौती काफी बहुआयामी है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और आय बढ़ाने वाले दूसरे तरीके भी। बिल्कुल। और यहाँ जो बात समझनी है खासतौर पर परीक्षा देने वालों के लिए वो ये कि आर्थिक विकास कोई सीधी लकीर नहीं है। बुनियादी ढांचा तो नींव है, पर आय बढ़ाने के लिए आपको संरचनात्मक बदलाव करने पड़ते हैं। विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, ये सब जरूरी है। ये केस स्टडी दिखाती है कि कैसे आप क्षेत्रीय ताकतों का जैसे जीआई फसलें हैं या संगठित प्रयासों का जैसे सहकारी समितियां फायदा उठा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। चलिए अब विषय बदलते हैं, भू राजनीति की तरफ चलते हैं। अगला सवाल एक्सप्लेन्ड सेक्शन के एक लेख से है। भारत ने ताजिकिस्तान में अपने एकमात्र विदेशी एयरबेस से हटने का फैसला किया, उस पर था ये लेख। उसी में वाखान कॉरिडोर का जिक्र है। तो प्रश्न है, ये वाखान कॉरिडोर जिसका जिक्र अक्सर होता है, उसका मुख्य सामरिक महत्व क्या है? विकल्प है ए भारत ईरान व्यापार मार्ग पाकिस्तान को बाईपास करते हुए, बी अफगानिस्तान की एक संकरी पट्टी जो ताजिकिस्तान को पीओके से अलग करती है और चीन से जुड़ती है, सी रूस का बनाया बफर जोन मध्य एशिया में कटराव रोकने के लिए, या डी अफीम की खेती का इलाका। अच्छा, वाखान कॉरिडोर। देखिए, इसकी भौगोलिक स्थिति ही सबसे अहम है। वो जो लेख है पृष्ठ 16 पर, उसमें बताया गया है कि भारत का आईनी एयरबेस इसी वाखान कॉरिडोर के पास था। अब इसकी लोकेशन समझिए।
अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में एक पतली सी लंबी सी पट्टी है, ये पहाड़ों से घिरी हुई। इसके उत्तर में ताजिकिस्तान है, दक्षिण में पाकिस्तान है, और वो भी पीओके वाला इलाका गिलगिट बाल्टिस्तान। पश्चिम में अफगानिस्तान का बाकी हिस्सा और पूरब में इसकी एक छोटी सी सीमा चीन के शिनजियांग प्रांत से लगती है। ओहो, मतलब ये तो कई देशों के बीच सैंडविच की तरह है। तो फिर विकल्प बी सही लग रहा है कि ये ताजिकिस्तान को पीओके से अलग करता है और चीन से जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल। विकल्प बी इसकी भौगोलिक और सामरिक स्थिति का सबसे सटीक वर्णन है। ये एक अफगान पट्टी है जो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान पीओके के बीच एक तरह से विभाजक रेखा का काम करती है और चीन से भी जोड़ा है। ये भौगोलिक स्थिति ही इसे एक बहुत संवेदनशील चोक पॉइंट बना देती है। चोक पॉइंट मतलब आप थोड़ा और समझाएंगे इसे, और इसका भारत चीन पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है? हाँ, चोक पॉइंट मतलब एक ऐसा संकरा रास्ता या इलाका जिसका नियंत्रण रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो। वाखान कॉरिडोर की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ कुछ भी होता है या कोई बाहरी ताकत यहाँ असर डालती है तो उसका सीधा प्रभाव मध्य एशिया मतलब ताजिकिस्तान, दक्षिण एशिया यानी पाकिस्तान, भारत पीओके की वजह से, और पूर्वी एशिया यानी चीन सब पर पड़ता है। भारत के लिए ये पीओके और चीन पर नजर रखने के लिहाज से अहम है। चीन के लिए शिनजियांग की स्थिरता और मध्य एशिया में उसकी पहुंच, BRI वगैरह के लिए, पाकिस्तान के लिए भी अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जुड़ाव। इसीलिए इस छोटे से इलाके पर नियंत्रण या यहाँ स्थिरता बहुत मायने रखती है। ये क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का एक केंद्र बन जाता है। ये साफ करता है कि भूगोल कैसे देशों की रणनीति को सीधा प्रभावित करता है। अच्छा, अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जिसका भारतीय राजनीति और कानून पर बहुत गहरा असर रहा है। तीसरा प्रश्न, शाह बानो बेगम मामला 1985 का। सवाल यह है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो मूल निर्णय था वो किस कानूनी प्रावधान पर आधारित था? विकल्प हैं ए, संविधान का अनुच्छेद 44 यूसीसी वाला, बी, सीआरपीसी की धारा 125 भरण पोषण वाली, सी, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, या डी, संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। शाह बानो केस, हाँ, ये भारतीय कानूनी इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और इसका आधार समझना जरूरी है। पृष्ठ 13 पर जो संपादकीय है हक मिसेस पॉलिटिकल हार्ट ऑफ शाह बानो स्टोरी, उसमें साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो, जो एक बुजुर्ग तलाकशुदा मुस्लिम महिला थी, उनको उनके पूर्व पति से भरण पोषण दिलवाया था, और वो भी इद्दत अवधि के बाद। इद्दत अवधि वो क्या होती है? अवधि होती है महिला के लिए जिसमें वो दूसरी शादी नहीं कर सकती आमतौर पर, और पारंपरिक व्याख्याओं के अनुसार पति का भरण पोषण का दायित्व सिर्फ इसी इद्दत अवधि तक माना जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का आधार बनाया दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 को। अच्छा, CRPC सन 25। हाँ, ये धारा किसी धर्म विशेष की नहीं है, ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास साधन है, अपनी पत्नी जो अपना गुजारा नहीं कर सकती, या बच्चों या माता पिता का भरण पोषण करने से मना करता है, तो मैजिस्ट्रेट उसे मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है। तो मतलब कोर्ट ने एक सेक्युलर कानून को पर्सनल लॉ के ऊपर रखा ही? बिल्कुल। कोर्ट का तर्क यही था कि CRPC की धारा 125 सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होती है, उनका धर्म चाहे जो भी हो, और इसका मकसद है बेसहारा लोगों को लाचारी से बचाना। इसलिए ये पर्सनल लॉ पर हावी होगी अगर पर्सनल लॉ इस मकसद को पूरा नहीं कर रहा। शाह बानो केस में विवाद यही था कि क्या एक मुस्लिम महिला जिसे पर्सनल लॉ के तहत इद्दत के बाद गुजारा भत्ता नहीं मिलता, उसे CRPC 125 के तहत मिल सकता है? कोर्ट ने कहा हाँ, मिल सकता है। समझ गया। तो सही विकल्प हुआ बी, CRPC की धारा 125। ये केस दिखाता है कि पर्सनल लॉ और सेक्युलर कानूनों के बीच कैसे टकराव हो सकता है। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि इस फैसले के बाद काफी राजनीतिक विवाद हुआ। फिर सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया था, जिसने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असर को कम करने की कोशिश की। पर जो मूल फैसला था वो CRPC 125 पर ही आधारित था। ये केस अक्सर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस को भी हवा देता है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 44 में है। हालांकि फैसला सीधे उस पर आधारित नहीं था,
उम्मीदवारों को ये पूरा घटनाक्रम पता होना चाहिए। वाकई जटिल और संवेदनशील विषय है ये। अच्छा, विषय बदलते हैं, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर आते हैं। चौथा सवाल एक्सप्लेन सेक्शन के एक इंटरव्यू से है। शीर्षक था एयर क्वालिटी बियॉन्ड AQI, द केस फॉर मेजरिंग इंडोर पोल्यूटेंट्स। सवाल है, इंटरव्यू के मुताबिक घर के अंदर बेंजीन प्रदूषक का एक मुख्य स्रोत क्या है? विकल्प हैं A, चारकोल ग्रिल जलाना, B, कूड़ेदान में कचरे का सड़ना, C, खुशबू वाले कीटाणुनाशक इस्तेमाल करना, D, गैस या तेल की भट्टियों का धुआं। ये सवाल इंडोर एयर क्वालिटी पर है, जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। पृष्ठ 16 के इंटरव्यू में जब एक्सपर्ट डॉक्टर चौधरी से घर के अंदर प्रदूषण के कुछ ऐसे स्रोतों के बारे में पूछा गया जिनके बारे में लोग कम जानते हैं, तो उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा, बहुत से लोग नहीं जानते कि बेंजीन सुगंधित कीटाणुनाशकों द्वारा उत्पन्न होता है। क्या? खुशबू वाली कीटाणुनाशक? मतलब वो फिनाइल या स्प्रे जिनका हम इस्तेमाल करते हैं घर को साफ और महकाने के लिए? ये तो वाकई सोचा नहीं था। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हम सोचते हैं कि ये तो सफाई कर रहे हैं, हवा अच्छी कर रहे होंगे, पर इस इंटरव्यू के अनुसार कुछ ऐसे कीटाणुनाशकों में रसायन होते हैं जो हवा में बेंजीन छोड़ते हैं, और लेख में आगे बेंजीन को सबसे खतरनाक प्रदूषकों में गिना गया है। ये एक ज्ञात कार्सिनोजिन है, मतलब इससे कैंसर का खतरा होता है। तो फिर बाकी विकल्प क्यों गलत हैं, जैसे चारकोल ग्रिल या भट्टी? देखिए, चारकोल ग्रिल या भट्टियां भी प्रदूषण करती हैं, बिल्कुल, पर वो मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या PM 2.5 जैसे प्रदूषक छोड़ती हैं। बेंजीन उनका मुख्य उत्सर्जन नहीं है। और सड़ता हुआ कचरा मीथेन छोड़ता है, जो ग्रीन हाउस गैस है, बदबू भी आती है, पर वो बेंजीन का मुख्य स्रोत नहीं है, जैसा इंटरव्यू में बताया गया। अच्छा, तो साफ है कि सही उत्तर C है, सुगंधित कीटाणुनाशकों का उपयोग। ये जानकारी तो इस बात पर जोर देती है कि हमें सिर्फ बाहर की हवा AQI की चिंता नहीं करनी चाहिए, घर के अंदर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल, ये इंडोर एयर क्वालिटी का महत्व बताता है। हम अपना ज्यादातर वक्त तो बंद जगहों में ही बिताते हैं, घर, ऑफिस, और वहाँ की हवा का हमारी सेहत पर सीधा असर पड़ता है। ये जानना कि रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें भी खतरनाक हो सकती हैं, हमें बेहतर चुनाव करने में मदद करता है। परीक्षा के लिहाज से देखें तो ये पर्यावरण और स्वास्थ्य के बीच का जो संबंध है, उसे समझने का एक अच्छा उदाहरण है। GS पेपर में ऐसे सवाल आ सकते हैं। निश्चित रूप से ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब आज के आखिरी सवाल पर आते हैं। ये कला और संस्कृति से जुड़ा है, खासतौर पर सिनेमा की विरासत से। अखबार के पहले पन्ने पर फ्यूचर ऑफ मेमोरीज नाम की एक संगोष्ठी का जिक्र था। इसे फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने आयोजित किया था सिनेमाई धरोहर के संरक्षण पर। सवाल है, भारत में वो मुख्य सरकारी संस्था कौन सी है जिसका काम भारतीय सिनेमा की विरासत को इकट्ठा करना और उसे संरक्षित करना है? विकल्प A, CBFC सेंसर बोर्ड, B, NFDC फिल्म विकास निगम, C, FTII फिल्म संस्थान पुणे, D, NFPA राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार। ये सवाल भारत में फिल्म संरक्षण की जिम्मेदार संस्था के बारे में है। देखिए, दिए गए सभी विकल्प सिनेमा जगत से जुड़े हैं, पर सबके काम अलग अलग हैं। CBSE तो फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है प्रदर्शन के लिए। NFDC फिल्म बनाने, फाइनेंस करने में मदद करता है। FTII पुणे में है, वो एक्टिंग डायरेक्शन सिखाने का संस्थान है। तो फिर संरक्षण कौन करता है? भारतीय सिनेमा की विरासत, मतलब पुरानी फिल्में, नई फिल्में जो महत्वपूर्ण हैं, उनके नेगेटिव, प्रिंट, पोस्टर, गाने की किताबें, स्क्रिप्ट्स, इन सबको खोजना, जमा करना और भविष्य के लिए सहेजना, ये खास काम भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार यानी नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया NFII का है। इसका मुख्यालय पुणे में है। तो विकल्प D सही जवाब है। और वो जो संगोष्ठी थी फ्यूचर ऑफ मेमोरीज, उसमें जो बातें हुई जैसे डिजिटलीकरण, विश्वकोश बनाना, पोस्टर सहेजना, क्या ये NFI के काम से जुड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। संगोष्ठी में जिन कामों का जिक्र है, डिजिटाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, संरक्षण, ये सब NFI के मुख्य काम हैं। हालांकि वो संगोष्ठी फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने की थी, जो एक प्राइवेट संस्था है और बहुत अच्छा काम कर रही है इस फील्ड में, लेकिन भारत में सरकारी तौर पर प्राथमिक जिम्मेदारी NFI की ही है। अक्सर ये मिलकर भी काम करते हैं। ये समझना जरूरी है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास का एक जीता जागता दस्तावेज है। वक्त के साथ फिल्में खराब हो जाती हैं, खो जाती हैं,
NFI जैसी संस्थाएं ये पक्का करती हैं कि ये धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए बची रहें, वे इसे देख सकें, रिसर्च कर सकें। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो ये थी आज की हमारी चर्चा। हमने बिहार की अर्थव्यवस्था, वाखान कॉरिडोर की भू राजनीति, शाहबानो केस, इंडोर पोल्यूशन और सिनेमा संरक्षण जैसे अलग अलग विषयों पर बात की। हाँ, और इन सब से एक बात तो साफ है, प्रतियोगी परीक्षाओं, खासतौर पर सिविल सेवाओं के लिए सिर्फ खबरें पढ़ लेना काफी नहीं है। हर खबर के पीछे जो गहरे मुद्दे हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, रणनीतिक, उन्हें समझना, उनके बीच का कनेक्शन देखना और अलग-अलग नजरियों को परखना बहुत जरूरी है। मतलब तथ्यों के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होना और एनालिटिकल स्किल डेवलप करना ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। आज की बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है। इस सूचना के दौर में क्या सिर्फ जानकारी या तथ्य जान लेना ही काफी है, या फिर उन जानकारियों के बीच पैटर्न ढूंढना, उनके दूरगामी असर को समझना और एक बड़ी तस्वीर बना पाना ये ज्यादा जरूरी है? शायद असली समझ इसी गहराई में है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। उम्मीद है यह विश्लेषण आपकी तैयारी में मददगार होगा। धन्यवाद।